हेलो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग 7 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागोजी के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं हर जगह आप शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? फर्स्ट है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। सेकेंड है लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। फोर्थ है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? इसका आंसर आप लोग को करना है। आप लोग आंसर करिए इसका। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। सेकंड है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। थर्ड है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। फोर्थ है उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। तो दोस्तों इसका आंसर करिए। आप लोग ने इतनी सीरीज कर ली है, अब आप लोग कहीं गलती नहीं कर सकते हैं, ये आपसे उम्मीदें हैं। तो दोस्तों आप लोग करेक्ट आंसर इसका बताइए। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें? नहीं। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग? नहीं। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें? नहीं। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। सेकंड है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। थर्ड है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। फोर्थ है उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए, ये हमें बताना है। किससे बचना चाहिए? उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ये तो होगा ही। उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ये भी होगा। यानी हमें किससे बचना चाहिए? उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? फर्स्ट है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। सेकेंड है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। थर्ड है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। फोर्थ है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर करिए। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, ये तो नहीं होगा। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, ये भी नहीं होगा। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, ये भी नहीं होगा। यानी जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमें नहीं बताना है। फर्स्ट है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। थर्ड है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। फोर्थ है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सही नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? फर्स्ट है असंदर्भित पाठ्यक्रम। सेकंड है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। थर्ड है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां। फोर्थ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान।
कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, ये हमें बताना है। तो आप लोग इसका आंसर करिए। असफलता के लिए जिम्मेदार हमें बताना है। फर्स्ट है असंदर्भित पाठ्यक्रम। दोस्तों ये हमारा करेक्ट होगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की किसकी भागीदारी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट है सक्रिय, सेकंड है विनम्र, थर्ड है आंशिक, फोर्थ है निष्क्रिय। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपका 7 जनवरी 2022 को पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर करिए। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की कौन सी भागीदारी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट आंसर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सक्रिय, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिसंज्ञानात्मक कौशल फर्स्ट है चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, सेकंड है संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, थर्ड है केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है, फोर्थ है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन 8 अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, सेकंड है एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, थर्ड है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, फोर्थ है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है जो कथन सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, ये हमारा नहीं होगा। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि, दोस्तों यहाँ पे आगे मात्रा रहेगी, विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? फर्स्ट है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, सेकेंड है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, थर्ड है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, फोर्थ है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहेंगे, ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।